नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक गंभीर विषय पर बात करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। मेरे साथ अनिल जय हिंद साहब हैं। आप सब उनको जानते हैं, नेशनल दस्तक पर लगातार देखते हैं और देश के तमाम मोर्चों पर अगर खास कर बात आरक्षण की हो तो उन्होंने अपनी आंखों से ओबीसी आरक्षण को बनते देखा है। मेरे साथ सूरज मंडल है, डॉक्टर सूरज मंडल, जो डीयू में पढ़ाते भी हैं और बीपी मंडल साहब के परिवार से भी हैं और आरक्षण की लड़ाई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सुधांशु कुमार है, युवा प्रोफेसर हैं, डूटा के वाइस चेयरमैन रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और बहुजनों की ओबीसी की प्रखर आवाज है। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि इस देश के यूनिवर्सिटी में ओबीसी के प्रोफेसर नहीं है। एक जेएनयू में प्रोफेसर हैं लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी से नहीं है, जनरल कैटेगरी से हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर नहीं है, आप आईएएस नहीं है, पीसीएस नहीं है, लेटरल एंट्री हो रही है। और अब एक बड़ा, आज इन लोग की एक बड़ी बातचीत, बड़े पैनलिस्ट जुड़े थे और जो सामने आ रही है खबर की ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि ओबीसी हम हैं, वो कहीं ओबीसी के सारे अधिकार को तो नहीं छीन रहे। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ सारे वो लोग हैं जो जानकार हैं और जो सोशली कंसर्न रखते हैं और जिनको चुनाव में वोट नहीं लेना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तमाम ये बातें आज हों जिससे इस देश का वोट तय हो। क्या इस देश में अब ओबीसी, जो जिसमें की सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 50% से ज्यादा, क्या अब उसके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईएएस, वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे? और क्या उनको क्रीमी लेयर के नाम पर या जाति के नाम पर भगा दिया जाएगा? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर सुधांशु से। सुधांशु, क्या बातचीत हुई आज की मीटिंग में? आप मॉडरेट करते थे, उसके बाद नहीं, देखिए, दरअसल एक तो ये है ना कि जो घटनाक्रम हुआ है वो बड़ा चौंकाने वाला है और बहुत खतरनाक है ओबीसी रिजर्वेशन के हिसाब से। और हो ये रहा है कि सरकार ओबीसी क्रीमी लेयर के प्रावधानों में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। और बड़ा बदलाव ये है कि अभी तक क्या होता था कि जब क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम जाते थे तो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में हमारी सैलरी इनकम नहीं जुड़ती थी, हमारे एग्रीकल्चरल इनकम को नहीं जोड़ा जाता था। अब सरकार कह रही है कि हम जो है सैलरी इनकम को जोड़ेंगे और उसके आधार पे क्रीमी लेयर तय करेंगे। खतरा ये है कि आज से कुछ दिन पहले ही सरकार ने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू किया है और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में यही प्रावधान है, वहाँ सैलरी इनकम जुड़ता है और एग्रीकल्चरल इनकम भी जुड़ता है। तो ये जो रास्ता पकड़ रही है सरकार, वो कहीं न कहीं ईडब्ल्यूएस के जैसा ही ओबीसी रिजर्वेशन को बनाने की तैयारी। तो ये कहीं, और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का बेसिक आधार क्या है? वो इकोनॉमिक ग्राउंड पर दिया गया है। और ओबीसी का जो रिजर्वेशन का आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर है। और ये आप जानते हैं कि इस देश का जो सवर्ण तबका है वो लगातार इस बात की पैरवी करता रहा है कि इस देश में आरक्षण की जो पूरा बेसिक्स है उसको बदल कर आर्थिक आधार पे कर दिया जाए। और जैसे ही आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होगा, ये तय बात है कि जो हमारा या दलित समाज का जो लंबे अरसों से, हजारों साल का जो पिछड़ेपन का जो कारण रहा है, जो जातीय भेद, और जातीय भेद की वजह से सत्ता प्रतिष्ठानों में जो हमें जगह नहीं दी जाती थी, उसी चीज को वो दोबारा वापस लाना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर कट है कि अगर ईडब्ल्यूएस के आधार पे सारे रिजर्वेशन कर दिए जाएंगे तो वो सारी की सारी सीटें दोबारा जो है सवर्ण समाज उठा के लेंगे। मतलब आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा? यही सर, अभी देखिए सर, एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि सरकारें कोई काम बहुत स्पष्ट रूप से, कोई इतनी हिम्मत तो किसी सरकार में नहीं है कोई डंके के चोट पे आके कह दे कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे और आर्थिक आधार पे कर। तो एक माया मीडिया लिया जा रहा है। हो क्या रहा है कि जो आज का डिस्कशन में सारी बातें आई हैं जो मैं बता रहा हूँ, हो ये रहा है कि हमारे समाज में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है क्रीमी लेयर के संदर्भ में। जनरली जो गांव में बच्चा सर्टिफिकेट बनाने जाता है या कोई जो भी आदमी ओबीसी क्रीमी लेयर के बारे में ये जानता है, जैसे उनको लगता है कि क्रीमी लेयर में जी इनकम सर्टिफिकेट में तो इनकम जुड़ेगा ही जुड़ेगा। पर सच्चाई ये है भारत सरकार के प्रावधानों में कि इनकम नहीं जुड़ता है, पोजीशन से क्रीमी लेयर तय होता है। और पोजीशन क्या होनी चाहिए भाई? क्लास 1 की नौकरी होनी चाहिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और उसके बाद आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, तब जाके बातें बनती। कोई क्लास 3 का व्यक्ति है और वो अभी मान लीजिए उसकी इनकम 9 लाख 10 लाख भी सैलरी के हिसाब से हो गई, तो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा।
उसको, और जैसे मान ली कोई क्लास बी में भी है, वो भी अगर क्रीमी लेयर में आना चाहता है तो उसको, मतलब आना चाहता है ना, वो तब क्रीमी लेयर में आएगा कि 40 साल से पहले पहले अगर वो क्लास 1 हो जाता है। 40 साल के बाद प्रमोट होकर कोई अगर क्लास 1 के बराबर भी पहुंच जाता है, जैसे कई बार सेक्शन ऑफिसर वगैरह लगते हैं और वो जो है प्रमोट होते होते आईएएस के इक्वल पहुंच जाते हैं, तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा उनका बच्चा। तो ये चीजें एक्चुअली हमारा जो एग्रीकल्चरल इनकम है हमारा, वो जुड़ता नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम के साथ ये रूल लगा हुआ है कि 85% इरिगेटेड लैंड जिसके पास होगा, पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका 85% लैंड जो है, जिसकी सिंचित भूमि उसके पास है, क्योंकि सरकारें, उसमें रूल ये है कि भाई सरकारी संसाधनों से आपकी भूमि सिंचित होनी चाहिए, वो है ही नहीं किसी के पास, तो वो जुड़ता नहीं है। और बाकी के जो आधार है उसको लेकर ये जब ये बदलेंगे, देखिए अभी तो कहेंगे कि भैया देखो हम तो अच्छा अच्छा कर रहे थे, आपका अभी जो है क्रीमी लेयर का एक जो 8 लाख का लगा हुआ है उसको हम बढ़ा के 12 लाख कर रहे हैं। और जो हम जैसे लोग जो इस बात को, खेल को समझ रहे हैं, वो विरोध करेंगे, तो उसमें हमारे को, हम लोगों के बारे में ये कह दिया जाएगा कि ऐसा है कि अरे ये तो अपने लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन इस चीज को आप मान लिया, आज एक परिवार में दो दो लोग जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर है, पति पत्नी, उनकी सैलरी हो जाएगी 8 लाख से ऊपर, जो सरकार भी कह रही है 12 लाख, तो 12 लाख से ऊपर तो आराम से हो जाएगा। तो दोनों का बच्चा जो है क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएगा और वो रिजर्वेशन के लिए नहीं ले पाएगा। और उस स्थिति में जबकि हमारा एक तो हमारी हम जो 1935 का सेंसस है वो ये कहता है कि 52% हमारी आबादी है, रिजर्वेशन हमको मिला 27%। उस 27% में भी आज के डेट में ओबीसी का जो रिजर्वेशन लागू हुआ है वो है 14%। आज जो है हम लोग लड़ रहे हैं कि मेडिकल में रिजर्वेशन दो, 1993 में ओबीसी कमीशन लागू हुआ है, आज 27 साल हो गया, लेकिन अभी हम लोग लड़ रहे हैं कि भैया ऐसा है कि मेडिकल एडमिशन में रिजर्वेशन दो। और परसों एक मैंने पेपर पढ़ा है कि जो ये जो अभी इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज हो रहे हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड वाले, जितने टॉप मोस्ट इंडिया के जो नेशनल लॉ स्कूल्स हैं या नेशनल लॉ कॉलेजेस खोले गए हैं, इन कॉलेजों में आज तक अभी भी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं लागू है। और ओबीसी कमीशन ने अभी इनको काफी चिट्ठी विट्ठी लिखा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई हम सरकार से पैसा नहीं लेते, जबकि ये अभी इसके ऊपर जांच बैठी है और ये जांच के पता चला कि यूजीसी से। मेरा सवाल पहले अनिल जय हिंद साहब के जाएंगे। अनिल जय हिंद साहब, आप वैसे विधायक बनना क्यों, आप अभी एक खबर आ रही है, महेंद्र लोधी ने खबर शेयर किया है, जो ओबीसी मोर्चा चलाते हैं, कि दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी, जो कांग्रेस पार्टी से विधायक बने, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक के वोटों से विधायक बने, लोधी समाज कलंकित वर्ग विशेष के पैर धोकर पीने का काम किया है। मतलब आप लोग क्यों आरक्षण चाहते हैं? अच्छा, जाति के आधार पर आरक्षण, ये तो क्रीमी लेयर लागू हो जाएगा तो इस देश की जितनी जनसंख्या, नौकरियां कितनी कम है, मतलब जाति के आधार पर जो जाति का सिलेक्शन करने वाला रहेगा वो सब अपनी जाति के गरीब को भर लेगा, बात खत्म हो जाएगी फिर तो। देखिए ऐसा है कि जो मनुवादी मानसिकता है वो पहले भी नहीं चाहती थी कि दलित और पिछड़े प्रशासन में आए, राजकाज में आए, और अब वो आ गए हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो येन प्रकरण कहते हैं, किसी ना किसी तरह से आरक्षण को खत्म करने के लिए पहले तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया सारा, ज्यादातर नौकरियों को उस तरह से खत्म किया आरक्षण, और जो थोड़ा बहुत आरक्षण बच रहा है उसको भी किसी ना किसी तरह से क्रीमी लेयर लगा करके उन सब तरीकों से वो खत्म करने की एक साजिश चल रही है। असल में एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसको एक एक मील के पत्थर की तरह एक एक किस्तों में, टुकड़े टुकड़ों में पूरा किया जा रहा है। और वो लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि आरक्षण जो है टोटली आर्थिक आधार पे कर दिया जाए। तो टुकड़े टुकड़ों में जो इनकी मंजिल है, जो लक्ष्य है, वो वहां तक पहुंचना चाहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि देखिए 8 लाख पे जैसे अभी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, जो 8 लाख से कम इनकम वाले हैं, 8 लाख से कम ही अपना क्रीमी लेयर की एक सीमा है, तो कहेंगे भाई दोनों बराबर है, अब ऐसा करते हैं 8 लाख तक की सीमा में ओबीसी भी उसमें आ जाए और भाई सवर्ण भी आ जाए और हम टोटली उसको आर्थिक आधार पे कर दें। लेकिन ये सडन नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, क्योंकि एकदम होगा तो शॉकिंग हो जाएगा और ओबीसी में उसका रिएक्शन हो सकता है। इसलिए ये लोग टुकड़े टुकड़ों में कर रहे हैं और अपने एक बड़े लक्ष्य को, मनुवादी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, ये मेरा मानना है। सूरज मंडल साहब, ओबीसी आपके जो बीपी मंडल साहब थे, आपके दादा थे, उन्होंने तो बहुत संघर्ष करके कर दिया काम, लेकिन ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोग भी अपने आरक्षण बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब ओबीसी उनका तो आरक्षण मतलब गड़बड़ी से डाइल्यूट करते हैं, आपका तो सीधे कह रहे हैं क्रीमी लेयर भी लगा दिया अब इकोनॉमिक से। तो क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी इकोनॉमिक आधार पे हो जाएगा, सिर्फ ओबीसी का ये लोग सोच रहे हैं? शंभू जी, मैं पहला जो प्रश्न आपने पूछा उसका सीधे सीधे दे रहा हूं कि ऑलरेडी
सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो SC/ST के लोग क्लास 1 में आ चुके हैं उनके बच्चों को फिर से आरक्षण नहीं दिया जाए, तो वो उस दिशा में। मैं OBC पे आता हूँ। पहले आपने बड़ी सही बात कही, बहुत ही संघर्ष के बाद ये रिपोर्ट आई। ये हम मान के चलते हैं कि आज तक जितनी सरकारें हैं वो OBC फ्रेंडली बिल्कुल नहीं रही है, बल्कि OBC एनिमीज रहे। और मैं आपको सूचना दे दूं शंभू जी, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे भी बोल चुका हूं कि जब मंडल जी की जो कमीशन बनी थी उस समय जनता पार्टी की सरकार, जिस समय वो रिपोर्ट देने वाले थे उस समय जनता पार्टी हार चुकी थी और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बन गई। और इंदिरा गांधी को विज्ञान भवन में वो रिपोर्ट को सौंपना था। यानी जैल सिंह जी थे उस समय होम मिनिस्टर और सभा थी। तो उसके पहले मंडल जी को करीब 1 हफ्ता पहले श्रीमती गांधी का मैसेज आया कि जम्मू कश्मीर का गवर्नरशिप खाली है और जो आप मंडल जी बना रहे हैं ये रिपोर्ट, इसमें आर्थिक आधार रहना चाहिए, ये हमारी आपसे प्रार्थना। मंडल जी जानते थे कि वो कुछ भी बोलेंगे तो उस समय तो वो रिपोर्ट ही निरस्त कर दिया जाएगा, तो वो बिल्कुल चुप रहे और सीधे सीधे रिपोर्ट बना के सौंप दिया। और जब राष्ट्रपति को देने गए थे और वहां से निकल रहे थे तो SS गिल साहब जो सेक्रेटरी थे IS अफसर मंडल कमीशन के, उनको उन्होंने कहा कि मैं गंगा जी में ये रिपोर्ट दे के आ रहा हूँ, अब ये रिपोर्ट का क्या होगा भगवान मालिक। और हुआ भी ऐसे। अब देखिए 2 ही प्रावधान मंडल कमीशन रिपोर्ट जो जानते हैं, पढ़े हुए हैं, उनको पता है उसमें 10 अलग अलग प्रावधान है। देश के संसाधन में OBC की हिस्सेदारी की बात है। देश के जो ठेके वगैरह दिए जाते हैं अलग अलग जगहों पर राज्यों में, उनमें OBC को जमीन की जो है वो पुनः एक बार उस करके, और जो जातियां जिनको जमीन नहीं है उनको जमीन देने की बात है। लेकिन एक प्रावधान VP सिंह जी ने लागू किया, वो था 27% नौकरियों में आरक्षण। और उसके कई वर्षों बाद एक संघर्ष के बाद, जिसमें हमारे साथी बैठे हुए हैं सुधांशु जी और हमारे कई और साथी हैं यूनिवर्सिटी में, सब मिल के अर्जुन सिंह जी को एक दबाव दिए थे और उनके शासनकाल में शिक्षा में लागू। अब सबसे बड़ी बेचैनी जो है वो सवर्ण समाज को इस बात का है कि शिक्षा में विद्यार्थियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में OBC के लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो ये अड़ंगा लगाने का तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में ये कमीशन पर बहस हुई थी, राम जेठमलानी साहब मंडल कमीशन को डिफेंड कर रहे थे और मंडल जी ने 27% इसलिए लिखा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए। 22.6%, 5% SC/ST के लिए था, तो बचा 49.5, तो 27% की अनुशंसा की गई थी। ये इस शर्त के साथ कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आरक्षण OBC का कमीशन जो है 27% की अनुशंसा कर रही है, अभी कर रही है। अब देखिए वो नियम तो टूट गया, EWS में 10% और दिया गया। तो हम लोग तो बेचैन है कि 54% देश की आबादी को 27% ही क्यों मिले। और ये कहा जाता है कि EBC हैं तो यादव कोयरी कुर्मी खा जा रहे हैं, तो भाई दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि EBC का ही प्रोफेसर बने, रिजर्व कर दीजिए, लेकिन आप एक तो दीजिए, एक बैकवर्ड क्लास को दीजिए। आप उनको भी ठग रहे हैं और हमें आप जूते मार रहे हैं कि क्यों तुम संघर्ष कर रहे हो। तो एक बड़ा एक जो निरस्त किया जा रहा है, अभी मेडिकल की लड़ाई सुधांशु जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिकल में तो पूरे देश में ये मांग उठ रही है 0% इन मेडिकल फॉर OBCs, और ये संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद तो ये जो है मांग है कि बीजेपी जो है सो मोस्ट एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको समाप्त कर रही है। और ये जो नया प्रावधान आ रहा है, एक तो देखिए शंभू जी, क्रीमी लेयर इन इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब देखा कि मंडल कमीशन को निरस्त नहीं किया जा सकता है, तो इस बात को गैर संवैधानिक प्रावधान को उन्होंने यह कह के लगाया, यहाँ एक शंका पूरे देश के मन में उठ रहा है कि 27% आरक्षण जो OBC के क्रीमी लेयर है वो खा जाएंगे, तो उस क्रीमी लेयर को इससे हटाया जाए। और उसका उन्होंने सरकार को दिया मापदंड तय करने का।
सरकार ने उस समय 93 में मापदंड तय किया, उसका उन्होंने 2004 में पुनर्मूल्यांकन किया, और अब जो है कहा जा रहा है कि सैलरी को और एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ दिया जाएगा। तो सर मुझे मोटा मोटी लब्बो आप बताइए, SC ST OBC माइनॉरिटी जो कैटेगरी है संविधान में, उसके जो हक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हक, उसको लगभग खत्म करने की कोशिश है। ये तो बिल्कुल तय है। ये आप शंभू जी, आप भी उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग सड़कों पे अभी जो SC ST एक्ट आया, अभी जो 200 पॉइंट रोस्टर का हम लोग लड़ाई मैं एक बात बता दूं, इस देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जो आज सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, जिसको हिंदू कहा जा रहा है, और जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ था, बीजेपी ने VP सिंह की सरकार गिरा दी, आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। सुधांशु, एक सवाल, कम से कम हम अपने नेताओं की आलोचना करते हैं, लेकिन मुलायम, लालू या लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम हो, मायावती हो या हेमंत सोरेन हो, ये तमाम लोग हों, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए या PM रहते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता था। अब क्या लग रहा है, जो हम लोग जो हिंदू धर्म के ध्वजवाहक बने हुए हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार शूद्रों को, जो शूद्र मतलब OBC को धन रखने की, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, वही स्थिति में हमें ले आया जाएगा, और अब क्या करने की जरूरत है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी का एक सेमिनार था, मैं बहुत छोटा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वहाँ उनकी बड़ी चर्चा थी और मैं सुनने चला गया। प्लांट प्लेस किसी जगह पे था, चूंकि BA सेकेंड ईयर। तो उनके वक्तव्य का जो कोर था ना, वो ये था कि दोबारा इस देश में संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होगी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली व्यवस्था जो है बहुत अच्छी थी, वो लागू हो। ये उस व्यक्ति का बयान था उस सेमिनार का, मैंने अपने कान से सुना। तो ये इनकी पुरानी ख्वाहिश है, पुरानी लालसा है, जो ये चाहते हैं कि ये हो के नहीं। और देखिए, कोई भी चीज, चूंकि डेमोक्रेसी में हम हैं, तो आज डंडे की जोर से तो आप एकदम चाहेंगे तो होगा नहीं। तो इन्होंने क्या करा है, सब जगह पर वाया मीडिया निकाला जा रहा है, जुडिशियरी को एक आधार बना लिया जाता है, जुडिशियरी से कुछ ऐसे डिसीजन लाकर आपके सामने रख दिए जाते हैं कि जो रिजर्वेशन के लिए या हकों की लड़ाई के लिए, दलित, पिछड़े और मुस्लिमों के हकों की लड़ाई के जो आगे बढ़ने का जो रास्ता होगा, उसको वापस धकेल दिया जाता है कि उसके बाद हम लोग दोबारा उस पोजीशन को पाने के लिए लड़ते हैं, जो जिस लेवल पे आज हम पहुंचे हुए, हम उसको दोबारा से रिगेन करने के लिए लड़ते हैं, बजाय इससे कि हम जितना रिगेन कर लिए उससे जो हमारा और बचा हुआ है उसकी तरफ आगे बढ़े। अब आप देखिए, ये जो आज की, जैसे अभी क्लियर कट है, ये सूरज सर ने भी बता ही दिया कि क्रीमी लेयर के प्रावधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि भाई आप जो है SC ST के अंदर जो है क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। उसका केस जो लोगों ने दायर किया उसको एक्सेप्ट कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी तरफ जो नेताओं के द्वारा, दलित नेताओं के द्वारा, पिछड़े समाज के नेताओं के द्वारा बयान दिलवाया जा रहा है। अभी 4 दिन पहले एक नेता ने बयान दिया है कि भाई जो दलितों के बीच भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। एक जो है नेताजी का जो बड़ा लड़का है, वो खुद जो है 1-2 जगह स्पीच में बोल चुका है कि भाई जो लोग मतलब दलितों में जो आगे निकल गए उनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। तो ये जानबूझकर हमारे ही लोगों को हमारे सामने लाके रखा जाता है, और उसके बाद हम परेशानी पढ़ते हैं। जो ये यादव जाटव वाला जो RSS का जो शगुफा है कि OBC में यादव, कुर्मी और SC में जाटव खा रहा है आरक्षण, या बिहार में पासवान खा रहा है, इसका क्या तोड़ है? ये अपने ही लोग के खिलाफ अपने ही लोग को खड़ा कर दिया गया है, इसका कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? नहीं, सॉल्यूशन तो है ना सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश में जो अफवाह बनाया गया, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन को यादव आयोग बना दिया, कल एक इंटर कॉलेज का रिजल्ट आया, मैं वो देख रहा था। अब तो कोई यादव सरकार नहीं है वहां पर, लेकिन रिजल्ट में वो दिख रहा है, कुछ लोग दिख रहे हैं। लेकिन जितनी संख्या दिखाई गई थी कि 80 में जो है 66 यादव SDM बन गया, वो सच्चाई तो है नहीं। तो ये तो मीडिया के द्वारा एक विमर्श गढ़ा है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका तरीका क्या है, इसी वजह से हम लोग जातीय जनगणना, OBC जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं। और ये आप देखिए, ये बड़ा चौंकाने वाला चीज है कि SC ST का होता है, उनके बारे में आपके पास, मतलब भारत सरकार के पास जो आंकड़े हैं कि दलितों की स्थिति क्या है या जो आदिवासी समाज है उसकी रियल सिचुएशन उसका क्या है, वो पता है। OBC समाज का रियल सिचुएशन हमारे देश के सामने क्यों नहीं लाने दिया जा रहा? हमें 2 मिनट में कर रहा हूं लाइव में। अब देखिए, जैसे पिछले बार कांग्रेस के सरकार के टाइम पर भी जो है ये चीजें लाई गई, लोकसभा में लड़ाई झगड़ा हुआ, लोकसभा में एक्सेप्ट किया गया कि हम जो है इसको जातीय जनगणना कराएंगे, और लोगों को उसको खत्म कर दिया गया। कैसे घुमा के, कैसे NGO जो जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस
रजिस्ट्रार को करना चाहिए था, वो एक एनजीओ को दे दिया गया। जी कहने को 5600 करोड़ रुपया भी खर्च हो गया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला, ना वो पब्लिक के सामने आया, ना किसी को पता चला। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप छुपाना चाहते हो? जब भाई ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि भाई एक फलना कास्ट चिलना जाति ये ज्यादा ले जा रहा है, तो पब्लिक के सामने आने तो दो, सच्चाई आने दो कि कौन क्या ले जा रहा है। एक बात। दूसरी बात जो भी पूर्ण है ये है, अभी तो 14% पर ही है, बाकी के 13% को देगा। की नौकरियों में 12 पॉइंट, ग्रुप 1 में हम लोग ओबीसी समाज जो पहुंचा है वो 12.6 का होता है। तो हमारा रिजर्वेशन 7% और हम 12%, जो 15% हमारा कौन की बात यह है कि सच्चाई तो लोगों के सामने आनी नहीं देनी। और तो इसलिए हम लोग बार बार ये डिमांड करने कहा कि भाई ले जाए कोई अत्यंत हमारे समाज का अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही उठा के ले जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर 2 शर्तें। एक, ओबीसी समाज की आबादी 52% है, आप ओबीसी का रिजर्वेशन 52% कर दीजिए। उसके बाद जो ये सोशल स्ट्रक्चर का जो डेटा है कि कौन कितना डॉक्टर बन गया, कितना इंजीनियर बन गया, कितना आईएएस बन गया, अगर लगता है कि यादव ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर आईएएस, अनिल जैन साहब क्या करने की जरूरत है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से? हमको लगता नहीं कि एक तो आपके लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है और दूसरा सरकार आपकी बात मानेगी नहीं। शंभू जी, 2 बातें हैं। एक तो हम खुले तौर पे एक बार नहीं बार बार, और आज आपके फिर से पहले भी कह चुके हैं, नेशनल दस्तक के मंच से दोबारा कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ओबीसी का जातीय जनगणना हो, और किस जाति ने कितने पद लिए हैं, आईएएस में लिए हैं या दूसरी जगह प्रशासन में लिए हैं, ये सारी बातें साफ हो। इसका एक सर्वे होना चाहिए। और हम लोग इस चीज के फेवर में हैं कि जिन जातियों को अगर कम आरक्षण मिला है तो कैटेगराइजेशन करके या किसी भी तरीके से उन जातियों को भी आगे लाने का पूरा मौका देना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि कभी भी एक जाति का हो, लेकिन ये सारा प्रपंच है। इसके लिए एक वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए, बाकायदा घर घर डोर टू डोर जाकर के, और ये पता लगाना चाहिए कि किस जाति को कौन कौन सी कितनी कितनी नौकरियां मिली, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, ताकि उसकी परसेंटेज तय की जाए कि उसको अपनी परसेंटेज से ज्यादा नौकरियां मिली हैं या कम मिली हैं। तो ये 2 आधार के बाद हम फिर मांग करते हैं कि जिन जातियों को जो छूट गई हैं या उनको अगर कम आरक्षण मिला है तो बेशक आप कैटेगराइजेशन कर दीजिए, वर्गीकरण कर दीजिए, उन जातियों को लाइए। ये हमारी तरफ से मांग है, लेकिन ये इस मांग को पूरा नहीं करते और एक नफरत की दीवार को खड़ा करना चाहते हैं। करेंगे कभी नहीं, और ये कहते रहेंगे कि फलानी जाति है आपका सारा का सारा आरक्षण खा जाती है। और जैसे ये नफरत फैलाते हैं और ध्रुवीकरण करते हैं, तो ओबीसी में 2-4 जातियों के खिलाफ ध्रुवीकरण कर देते हैं, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर देते हैं। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट में 1-2 जातियों को टारगेट बना करके ये एक सारा का सारा तुम्हारा खा गई, और बाकी शेड्यूल कास्ट का ध्रुवीकरण अपनी तरफ करते हैं। तो ये इनका एक क्या कहते हैं, एक षड्यंत्र है। हम खुद कह रहे हैं कि भाई आप करिए वर्गीकरण, आप कास्ट सेंसस करिए, आप पता लगाइए कि किस जाति की कितनी आबादी है। आप ये भी सर्वे कीजिए कि किस जाति ने कितने ज्यादा अपने पद ले रखे हैं, और जहां जिस जाति ने अपनी आबादी से ज्यादा ले रखे हैं तो हम तो इस चीज के हकदार हैं। कहते हैं बार बार कि जिसकी संख्या भारी उतनी उसको हिस्सेदारी। तो हम तो इस प्रिंसिपल के समर्थक हैं। दूसरी जो चीज है कि जब तक ओबीसी जो है वो डिफेंसिव रहेगा, कभी 200 पॉइंट रोस्टर को 13 पॉइंट रोस्टर करके हम सिर्फ एक जिसको कहते हैं रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक ओबीसी ऑफेंसिव नहीं होगा, और कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, जब तक ओबीसी ऑफेंसिव नहीं होगा, धीरे धीरे करके जिसको कहते हैं ना वो हलाल करते हैं या सलामी कट करते हैं, या एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि डेथ बाय द मिलियन कट्स, तो छोटे छोटे कट लगा करके उसका खून बहा करके किसी को मार देना। तो ये आरक्षण की इसी तरह से मौत कर रहे हैं, ये दोबारा से मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं इस देश में। तो ये मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं। तो हमारे ओबीसी को एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि जो उसकी आबादी है 52% है, 54-55% है,
कास्ट सेंसस से पता लग जाएगी। हमें अपनी आबादी के हिसाब से आरक्षण चाहिए, क्योंकि ये संविधान में लिखा है। जैसे सूरज जी ने भी बताया कि मंडल जी के सामने उस समय समस्या ये थी कि कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था कि टोटल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं जा सकता। 22.5% ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिल रहा था, तो बचा हुआ 27% उन्होंने इस आधार पे दिया कि जैसे ही ये सीमा टूटे तो ओबीसी को अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। ओबीसी की हालत ये है कि आपका लिटरेसी रेट SC ST OBC से भी कम है। लड़ाई आपको जनरल कैटेगरी से लड़ना है, करने की क्या जरूरत है? हम जैसे लोग जो सोचते हैं, क्या करने की जरूरत है? सोशल मीडिया भी है हमारे पास। मैं आ रहा हूँ सर, सूरज मंडल सर, और इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए, जब तक इसको एक सड़क का आंदोलन नहीं बनाएंगे ना, ओबीसी को जब तक इस आंदोलन को सड़क का आंदोलन नहीं बनाएगा, और सिर्फ ये बात यहाँ तक नहीं है कि सरकारी नौकरियों की बात है, हमें बैंकों से कितना लोन मिलता है। 5 या 10% आबादी ऐसी है जो बैंकों से जितना भी लोन डिस्ट्रीब्यूट, आजकल तो पूंजीवादी व्यवस्था है, बैंकों से लोन लेकर के सब व्यापार करते हैं। अंबानी अदानी जैसे जो अरबपति खरबपति लोग भी हैं, उन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लोन ले रखे हैं। 10-20 हजार करोड़ रुपए तो लोग लोन लेकर के भाग जाते हैं। आप एक ओबीसी बता दीजिए मेरे को, पूरे देश में आबादी ओबीसी की होगी 80 करोड़ 85 करोड़, एक ओबीसी बता दीजिए जिसको 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया हो इस सरकार ने इन बैंकों ने। शेड्यूल कास्ट ट्राइब और माइनॉरिटी भी नहीं। बड़ी लड़ाई है हमारी, आर्थिक लड़ाई भी है हमारी। 55% सूरज मंडल साहब, क्या रास्ता है अब आगे? पहले तो जो आपने वो यादव और चमार वाला जो बात कहा, हमारे एक साथी हैं डॉक्टर रतनलाल, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखे थे, अर्थ जादव जाटव कथा, और उनका कहना था कि आरक्षण थोड़ा ही कोई केक रखा हुआ है कि उसको जाके उठा लिया यादव और खा लिया, या चमार जाके खा लिया। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर आप आंकलन कीजिए और अगर जाति जनगणना कीजिए वाकई अगर, तो उसको समानता के साथ देने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उसका जितना बुद्धिजीवी और जो लोग सही सोचने वाले ओबीसी हैं सब समर्थन करें, लेकिन इसको आप अपने विम्स एंड फैंसीज पे नहीं कर सकते। और जो बात सर आपने कही शंभू जी की, आगे क्या रास्ता है, देखिए रास्ता तो शुरू हो गया। आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले चलता हूँ। 1967 में जो मंडल जी मुख्यमंत्री बने थे, तो आपको पता होना चाहिए बाबू जगदेव प्रसाद और सतीश प्रसाद सिंह जैसे लोग जो कोयरी कुर्मी आदि समाज से आते थे, तो एक ओबीसी का एक तबका था जिन्होंने पूरी तरह संघर्ष करके उस समय ब्राह्मणवाद से, और मंडल जी को जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये अलग बात है कि उनकी सरकार अधिक दिन नहीं चली, लेकिन मुख्यमंत्री बनना उनका इसलिए उद्देश्य था कि उस समय तक जो बिहार की स्थिति थी उसमें सिर्फ सवर्ण ही मुख्यमंत्री बन रहे थे। एक आध एग्जाम्पल होगा पहले का, लेकिन वो ऐसे थे जो रबर स्टैम्प की तरह थे। तो ये आज ओबीसी समाज को समझना होगा, मंदिर में घंटा बजाने की जगह अगर वो अपने हक की एक बात कहें तो हो सकता है तुरंत नजारा ही बदल जाए। अगर कांवर लेके जाने के बजाय अगर वो अपनी बात को कहने के लिए संसद की ओर एक दिन मार्च कर जाएं, तो इस देश का कोई ताकत, कोई भी मैनिपुलेशन उनको रोक नहीं पाएगा। लेकिन हमें ही एक दूसरे से लड़ाया जाता है, और कुछ कमियां हमारे नेतृत्व की है। बिहार जैसे जगह जहां राष्ट्रीय जनता दल है और भी कई पार्टियां हैं, ये लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी ओबीसी से हैं और लालू जी और अन्य लोग भी ओबीसी से हैं, लेकिन क्या दोनों ने मिलकर कभी भी ओबीसी समाज के लिए इकट्ठे आवाज उठाई है? तो भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि उस आवाज को रोके। लेकिन नहीं, आज दलितों के लिए कोई बात आती है तो बहुत दिन बाद रामविलास जी बोलते हैं, क्या दलितों के लिए जब बात आती है तो ओबीसी के नेता हमारे क्यों नहीं होते? आज जब एक साथ ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और अल्पसंख्यक कुचले जा रहे हैं, अलग अलग कुचले जा रहे हैं, उनका नेतृत्व जो है बिखरा पड़ा है, और उनमें कई कमियां हैं जिसको लेकर यहाँ के गृह मंत्री उनको ब्लैकमेल करते हैं। उनको हिम्मत नहीं है। कोई नेता को, लालू जी जैसे बहुत कम नेता हैं जो जेल में जाने के लिए तैयार हैं आज की, ठीक है मेरा मुंह नहीं लेकिन बंद करो।
तो स्थिति बहुत भयावह है। नेतृत्व की कमी है शंभू जी, और आप जैसे लोग की संघर्ष, और हमारे साथी जो यहाँ हैं और जो कई इस प्रेम में नहीं है, जो बराबर संघर्ष करते हैं, उन लोगों के कारण हमारी आवाज कम से कम है सोशल मीडिया में। और इसको राजनीतिक ताकत देने के लिए शंभू जी एक संघर्ष करना जरूरी है। और उस दिशा में आज जो ठगी हो रही है ओबीसी के साथ, अगर पूरा ओबीसी समाज समझ जाएगा तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक ताकत ओबीसी का मैं एक कोशिश करूंगा नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से कि आपको रोज आरक्षण के बारे में, और खासकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो आरक्षण है, माइनॉरिटी को भी मुस्लिम समाज के लोग भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैंने माइनॉरिटी कहा, इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये देश को मजबूत कर रहा है, कैसे आपके लिए बहुत जरूरी है, और कैसे इसका सीधा संबंध अमीर से, मुझे नहीं पता, या कांवड़ यात्रा करिए या पूजा कीजिए या पाठ कीजिए, आप किस धर्म को मानते हैं, उससे आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बदलेगी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप आरक्षण आपको मिलता है, जो व्यवस्था अभी तक थी, तो आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा, कलेक्टर, डीएम, एसपी, सीएम, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वो तमाम चीजें वो बन सकता था जिससे बेहतर जिंदगी होती। और ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने उस पद पर पहुंचे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ज्योतिबा फुले जो ओबीसी थे, उनकी एक लाइन है जिसको बाबा साहब ने गुरु माना था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। ओबीसी का वही लोग जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाया है, जो अशिक्षित है, वही आज मजदूर है, वही मजबूर है, वही पैदल चल रहा है, वही कोरोना में मर रहा है, वही स्लीपर में चलता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे के पास अच्छी शिक्षा हो, वो कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, सीएम, पीएम बने, तो आपको आरक्षण के इस बहस को समझना पड़ेगा। क्योंकि डेटा बहुत महंगा है, हमारे लोग गरीब हैं, लाचार हैं, गांव में चले गए हैं, इसलिए मैं रोज आधे घंटे ही आप लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन ये बात मैं अब तब तक जारी रखूंगा जब तक मेरी सांसें हैं, और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जो मेरे तन पर कपड़ा है, आज जो मैं खाना खा रहा हूँ, आज जो मैं दफ्तर में बैठा हूँ, ये कहीं ना कहीं जगदेव फूले, पेरियार, अंबेडकर, लालू यादव, मानवर कांसीराम, मायावती जैसे लोगों की वजह से है। और अगर आप नहीं कल जगेंगे, अगर इसी तरह से आप जातियों में बटे रहेंगे और जो एससी एसटी ओबीसी के यूनिटी पर बात नहीं करेंगे, तो आपकी स्थिति लगातार वैसी बनी रहेगी। और सबसे बड़ी साजिश होती है, आपको शिक्षा से दूर इसीलिए रखा जाता है कि आप अपने अधिकार के बारे में बात न कर सके। जो लोग भी आपकी बात कह रहे थे, ये न तो इनको नेता बनना है, न इनके घर में खाने की समस्या है, दरअसल इनकी ये सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, अनिल साहब डॉक्टर हैं, सूरज मंडल साहब प्रोफेसर हैं, एक नेता से ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, इन लोगों को मिलती है। सुधांशु जी प्रोफेसर, और अपनी नौकरी, करियर, सब कुछ दांव पर रखकर समाज के हित में लड़ाई लड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, आपके पास टीवी नहीं, अखबार नहीं, सोशल मीडिया के जरिए, और मैं रोज आधा घंटा आपसे बात करने आऊंगा। आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है कि आपको अपने बेटा को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, सीएम, पीएम, वैज्ञानिक बनाना है या कहीं घंटी बजवाना है। तैयारी हो रही है कि आप घंटी बजाएंगे और मलाई कोई और खाएगा। आप लोग तय कीजिए। आज से शुरू हो रहा है ये आंदोलन, हम रोज आएंगे और रोज आपसे रूबरू होंगे। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और ये लोग रोज दिखेंगे। सर शुक्रिया, हमने तो वादा कर दिया है कि रोज आएंगे। आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि हम लोग जितना हो सके इस बात को हम लोग पहुंचाएं। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, हमने इसका कर्ज खाया, हमारे बाप दादाओं ने इसके लिए संघर्ष किया है, फूले, पेरियार, अंबेडकर ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर हमें समय देते रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।